आज मैं आपको 9वीं कक्षा का इंग्लिश विषय का सेट 2 के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था 6 दिसंबर को, इस क्वेश्चन पेपर को पूरा सोल्व करवाऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब क्वेश्चन पेपर देखते हैं। पहला क्वेश्चन आया था अनसीन पैसेज वाला, और फाइनल एग्जाम में भी 2 अनसीन पैसेज आएंगे, दोनों 10-10 नंबर के होंगे, तो टोटल 20 नंबर के अनसीन पैसेज आएंगे। तो पैसेज जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पैसेज देखें। प्लांट्स नीड सनलाइट्स एंड वाटर टू मेक देयर ओन फूड। प्लांट्स मतलब पौधे, नीड्स मतलब आवश्यकता, सनलाइट मतलब सूरज की रोशनी की, एंड वाटर पानी, टू मेक देयर ओन फूड अपना खुद का भोजन बनाने के लिए, यानी कि पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश की और पानी की ज़रूरत पड़ती है। यू कैन डू एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट इफ़ दिस इज़ ट्रू। और इसके लिए आप जो है एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, यानी कि प्रयोग कर सकते हैं चेक करने के लिए कि या ये चीज़ जो है सच है या झूठ है। प्लेस ए बकेट ओवर ए पैच ऑफ ग्रीन ग्रास। प्लेस ए बकेट यानी कि एक बाल्टी रखें, बकेट होती है बाल्टी, प्लेस मतलब रखें, ओवर ए पैच यानी कि एक जगह पर जहाँ पर ग्रीन ग्रास हो, मतलब हरी घास हो, यानी कि घर हरी घास के ऊपर एक बाल्टी रख दें। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, लिफ्ट द बकेट यानी कि बाल्टी को हटा दें। यू विल सी, आप देखोगे, दैट की द ग्रास इज़ नॉट एज ग्रीन एनी मोर, जो घास है वो अब हरी नहीं है, नॉट एज ग्रीन एनी मोर। इफ़ यू लीव द बकेट इन प्लेस फॉर ए वीक। इफ़ मतलब यदि, यू लीव मतलब आप छोड़ देते हैं, द बकेट मतलब बाल्टी को, इन प्लेस मतलब जगह पर, फॉर ए वीक मतलब सप्ताह के लिए। अगर आप बाल्टी को एक सप्ताह के लिए रख देते हैं, द ग्रास विल बिकम वेरी डल, जो ग्रास है यानी कि घास है, विल बिकम मतलब बन जाएंगी, वेरी डल मतलब निर्जीव बन जाएगी, डल हो जाएगी बिल्कुल। दिस दिस हैपन्स बिकॉज द ग्रास कैन नॉट मेक फूड इन द डार्क। दिस हैपन्स मतलब ये होता है, बिकॉज मतलब क्योंकि, द ग्रास मतलब घास, कैन नॉट मेक फूड यानी कि खाना नहीं बना पाई, भोजन नहीं बना पाई, इन द डार्क मतलब अंधकार में, अंधेरे में। रिमूव द बकेट, बाल्टी को हटा दें। इन ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, द ग्रास जो घास है, विल स्टार्ट टर्निंग ग्रीन अगेन, यानी कि फिर से वो हरी होनी शुरू हो जाएगी, यानी कि दोबारा ग्रीन हो जाएगी। पैसेज को समझने के बाद अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पैसेज, यानी कि इस पैसेज का जो सेंट्रल आइडिया है वो क्या है। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, प्लांट्स नीड सनलाइट, यानी कि पौधों को सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। व्हाट इज़ एन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट क्या है। तो एक्सपेरिमेंट है ए वे टू टेस्ट एन आइडिया, ऑप्शन बी जो है आपका आंसर है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद क्या होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, द ग्रास इज़ नॉट एज ग्रीन, यानी कि जो घास है अब वो हरी नहीं है। उसके बाद व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ डल, यानी कि जो डल है, निर्जीव है, नीरस है, इसका उल्टा क्या होता है। तो इसका उल्टा होता है ब्राइट। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द ग्रास टू बिकम डल, यानी कि कितना समय लगता है घास को डल यानी कि निरस, निर्जीव बनने में। तो आंसर है ऑप्शन बी, एक सप्ताह, ए वीक। अब दूसरा पैसेज देखें। पैसेज है, आई एम थ्रिल्ड, यानी कि मैं रोमांचित हूँ, दैट की मे इज़ फाइनली हियर, यानी कि मई जो है आखिरकार आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि मैं उत्साहित हूँ कि आखिरकार मई का महीना आ गया है। नाउ आई कैन इन्जॉय, अब मैं जो है इन्जॉय कर सकता हूँ, व्हाट आई कॉल, जिसको मैं कहता हूँ द स्वीट टेस्ट ऑफ समर, कि गर्मियों का स्वीट टेस्ट यानी कि गर्मियों की मिठास। वाटरमेलन आर इन द स्टोर, वाटरमेलन यानी कि तरबूज, आर इन द स्टोर अब स्टोर यानी कि दुकानों पर आ चुके हैं। एंड आई प्लान टू ईट वन एवरी डे, और मैंने प्लान बनाया है खाने का, ईट खाने का, वन यानी कि एक, एवरी डे मतलब हर रोज़। इसका मतलब है कि वो कहता है कि मैं हर रोज़ एक वाटरमेलन खाऊंगा, फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ यानी कि अगले 3 महीनों तक।
आई थिंक मेरा मानना है वाटरमेलन टेस्ट बेटर देन एनी अदर फ्रूट। आई थिंक मतलब मेरा मानना है, वाटरमेलन मतलब तरबूज, टेस्ट मतलब स्वाद, बेटर देन एनी अदर फ्रूट यानी कि अच्छा होता है किसी भी अन्य फ्रूट के तुलना में। पीचीज, पाम एंड स्ट्रॉबेरीज आर आल्सो ग्रेट यानी कि ये भी जो है अच्छे फ्रूट हैं। इन द समर मतलब गर्मियों के। आई इंजॉय ईटिंग दोज यानी कि मैं इनको भी खाने का आनंद लेता हूँ, फू, बट दे जस्ट डोंट टेस्ट एज गुड एज मी एज ए स्वीट स्वीट वाटरमेलन। परंतु इनका स्वाद जो है मेरे लिए उतना अच्छा नहीं है जितना कि स्वीट यानी कि मीठे मीठे तरबूजों का होता है। माई होल फैमिली लाइक्स ईटिंग वाटरमेलन यानी कि मेरा पूरा परिवार जो है पसंद करता है तरबूजों को खाना। वी एट एट लीस्ट 3 वाटरमेलन ए वीक लास्ट ईयर यानी कि लास्ट ईयर पिछले साल। वी एट यानी कि हमने खाए, एट लीस्ट मतलब कम से कम, 3 वाटरमेलन मतलब 3 तरबूज, ए वीक मतलब सप्ताह में, लास्ट ईयर मतलब पिछले साल यानी कि पिछले साल हमने सप्ताह में कम से कम 3 तरबूज खाए। दिस ईयर यानी कि इस साल आई एम गोइंग टू ईट यानी कि मैं खाने जा रहा हूँ वाटरमेलन एवरी डे, हर रोज़, ऑल समर लॉन्ग यानी कि पूरे समर के दौरान। अब क्वेश्चन देखें, वाई इज़ द गर्ल एक्साइटेड दैट मे हैज़ अराइव्ड यानी कि क्यों जो है लड़की उत्साहित थी कि जो समर है वो आ चुका है, क्योंकि सी वांट्स टू इन्जॉय द स्वीट टेस्ट ऑफ समर क्योंकि वो गर्मियों का जो स्वीट टेस्ट है वाटरमेलन उसका आनंद लेना चाहती हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ हर फेवरेट फ्रूट यानी कि उसका फेवरेट फ्रूट कौन सा है, तो आंसर है वाटरमेलन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग विल द वाटरमेलन बी अवेलेबल यानी कि कितने लंबे समय तक जो है वाटरमेलन अवेलेबल रहते हैं, उपलब्ध रहते हैं, तो आंसर आएगा 3 मंथ यानी कि 3 महीनों तक वाटरमेलन मिलते रहते हैं अकॉर्डिंग टू पैसेज। व्हाट अदर समर फ्रूट डज द गर्ल इन्जॉय यानी कि कौन से गर्मियों के फ्रूट दूसरे जो लड़की इन्जॉय करती है, तो वो है पीच, प्लम्स एंड स्ट्रॉबेरीज। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर फेवरेट समर फ्रूट यानी कि आपका समर यानी कि गर्मियों का फ्रूट कौन सा है फेवरेट, और वाई डू यू लाइक दिस पर्टिकुलर फ्रूट और आप इस पर्टिकुलर फ्रूट को क्यों पसंद करते हैं, तो इसका आंसर आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। मैंने लिखा है, आई आल्सो लाइक वाटरमेलन यानी कि मुझे भी वाटरमेलन पसंद है, बिकॉज ऑफ इट्स स्वीट टेस्ट क्योंकि इनका जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, तीसरा क्वेश्चन है, यूअर स्कूल एनएसएस यूनिट हैज़ ऑर्गेनाइज्ड ए ब्लड डोनेशन कैंप, यू आर अभिनव आशा ए मेंबर ऑफ द एनएसएस ग्रुप, राइट ए रिपोर्ट इन अबाउट 40 वर्ड्स फॉर ए लोकल न्यूज़पेपर यानी कि ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में लिखना है और जो नाम यहाँ पर दिया गया है इसी नाम के साथ आपको लिखना होगा। आंसर दिखाता हूँ मैं आपको इसका। यहाँ पर मैंने आंसर लिखा हुआ है, यहाँ से आंसर स्टार्ट है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोहतक। आप यहाँ पर स्कूल का नाम नहीं लिख दिया गया है तो आप कोई भी स्कूल का नाम लिख सकते हैं। अगर स्कूल का नाम दिया होता तो वही नाम लिखना होता, और अगर स्कूल का नाम नहीं लिखा है तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम लिख सकते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में है और रिपोर्टेड बाय अभिनव यहाँ पर दिया गया था नाम, तो यहाँ पर हम जो है नाम चेंज नहीं कर सकते, तो अभिनव यहाँ पर दिया गया है। March 7, 2022, the NSS unit of Government Senior Secondary School रोहतक organized a blood donation camp यानी कि जो NSS यूनिट है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोहतक का, ऑर्गेनाइज यानी कि उन्होंने व्यवस्था की है एक ब्लड डोनेशन कैंप की, इन द स्कूल हॉल यानी कि स्कूल के हॉल में, ऑन 5 मार्च यानी कि 5 मार्च को। द चीफ मेडिकल ऑफिसर जो मुख्य मेडिकल ऑफिसर हैं, इनोग्रेटेड मतलब उद्घाटन किया, द कैंप मतलब कैंप का, जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं उन्होंने कैंप का उद्घाटन किया। ए टीम ऑफ डॉक्टर्स यानी कि एक डॉक्टर्स की टीम, फ्रॉम द सिविल हॉस्पिटल से, वाज प्रेजेंट यानी कि उपस्थित थी, इन द स्कूल मतलब स्कूल में, 90 स्टूडेंट यानी कि 90 विद्यार्थियों ने, डोनेटेड मतलब डोनेट किया, दान दिया, ब्लड यानी कि खून, ऑन दिस ओकेजन मतलब इस अवसर पर, ओकेजन मतलब अवसर पर। द प्रिंसिपल ऑनर्ड द ब्लड डोनर्स जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने सम्मानित किया, ऑनर्ड मतलब सम्मानित करना,
द ब्लड डोनर्स जिन्होंने खून दिया, विद ए मेमेंटो स्मृति चिन्ह, मेमेंटो का मतलब होता है स्मृति चिन्ह, एंड ए सर्टिफिकेट और एक सर्टिफिकेट दिया गया। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन था उसमें एडवर्टाइजमेंट आई थी सेल ए हाउस यानी कि हाउस सेल की, तो यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है हाउस फॉर सेल। ए वेल फर्निश्ड हाउस यानी कि एक अच्छा बना हुआ घर, डबल स्टोरी 2 मंजिला है, टोटल लैंड एरिया 250 स्क्वायर यार्ड, ये 2010 यानी कि 2010 में बना हुआ। द ओनर इज़ लिविंग फॉर इंग्लैंड, जो ओनर यानी कि मालिक जो है वो इंग्लैंड जा रहा है। ऑल डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट, सभी डॉक्यूमेंट पूरे हैं। हाउस नंबर ये है और सेक्टर 12A के अंदर चंडीगढ़ में अवेलेबल है। नाम लिखना है फिर और फ़ोन नंबर लिखना है कांटेक्ट करने के लिए। तो इस तरह से जो है आप एडवर्टाइजमेंट लिख सकते हैं हाउस फॉर सेल के लिए। उसके बाद ग्रामर वाले क्वेश्चन हैं, चूज़ द करेक्ट मॉडल फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, यानी कि मॉडल वाला है ये क्वेश्चन। तो पहले में आएगा मे, तो यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है मे आई टॉक टू द मैनेजर, क्या मैं मैनेजर से बातें कर सकता हूँ। और दूसरा क्वेश्चन है द ऑडियंस डैश सेटल बिफोर द डोर्स आर क्लोज्ड, तो इसमें आएगा आंसर मस्ट, द ऑडियंस मस्ट सेटल बिफोर द डोर्स आर क्लोज्ड। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रीपोजिशन है इसमें, हीज फादर इज एंग्री, तो इसमें आएगा एट हीज बिहेवियर, एट आएगा आंसर में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ही वॉज वेटिंग डैश द ट्रेन, तो आएगा फॉर द ट्रेन, तो ही वॉज वेटिंग फॉर द ट्रेन यानी कि वो ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। उसके बाद चूज़ द करेक्ट पैसिव, पैसिव के अंदर क्वेश्चन था दे हैड प्लेड ए मैच, यानी कि उन्होंने एक मैच खेला, तो आंसर आएगा ऑप्शन बी ए मैच हैड बीन प्लेड बाय देम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में जो है सीन पैसेज आएगा, यानी कि आपकी किताब से ये पैसेज दिया गया है, उसी तरह से जिस तरह से अनसीन पैसेज हमने सोल्व किया था इसको पढ़ना है, समझना है और जो क्वेश्चन है उसके आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट सेरेमनी डज द राइटर रेफर टू, यहाँ पर जो राइटर है उसने किस सेरेमनी के बारे में बताया है, तो आंसर में आएगा श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी के बारे में, पहली लाइन में ही इसका आंसर है यहाँ पर। उसके बाद है व्हाट डिड द राइटर्स फैमिली अरेंज फॉर द फेस्टिवल, यानी कि राइटर का परिवार जो है फेस्टिवल के लिए यानी कि त्यौहार के लिए किस चीज़ की व्यवस्था करता है, तो आंसर आएगा इसका दे, यहाँ पर दे आएगा, दे अरेंज यानी कि वे व्यवस्था करते हैं बोट की, विद ए स्पेशल प्लेटफॉर्म, जिसके अंदर एक स्पेशल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर बोट जो है रथ को बोला गया है, आपने देखा होगा रथ में जो है भगवान की मूर्ति को रखकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है, तो उसको बोला है, उसकी व्यवस्था की गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वेयर वर द आइडोल्स टेकन, आइडोल होती हैं मूर्तियाँ, कहाँ पर ले जाई गई, दे वर टेकन फ्रॉम टेम्पल टू मैरिज साइट, यानी कि उनको मंदिरों से शादी वाली जगह पर ले जाया गया। अगला क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ बेड टाइम स्टोरीज वर द चिल्ड्रन टोल्ड, यानी कि सोते समय बच्चों को कौन सी कहानियाँ सुनाई जाती हैं। इवेंट्स यानी कि घटनाएं, फ्रॉम द रामायण, यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है रामायण की जो घटनाएं हैं, एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रोफेट्स, प्रोफेट होते हैं देवदूत, यानी कि जो देवदूत हैं उनकी कहानियाँ, उनके जीवन की जो कहानियाँ हैं वो सुनाई जाती हैं। वर द बेड टाइम स्टोरीज, ये जो हैं बेड टाइम यानी कि सोते समय की कहानियाँ हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विच वर्ड इन द पैसेज मीन इमेज ऑफ गॉडेस और गॉड्स और गॉडेस, देवी देवता की इमेज कौन सी है, तो इसका आंसर है आइडल्स, यानी कि इसका मतलब होता है मूर्ति। उसके बाद अगला है स्टैंजा है पोयम से, और इसके नीचे भी जो है क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है नेम द पोएम एंड द पोएट, पोएम का नाम बताना है, पोएट का नाम बताना है। तो पोएम है ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड और पोएट है ओबले कैरी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हु डज ही इन द पोएम रेफर टू, यहाँ पर पोएम के अंदर ही किसको कहा गया है, तो सेंट पीटर को कहा गया है, आंसर आएगा सेंट पीटर। हाउ वाज द फीलिंग एंड वाई, कहते हैं कि कैसी फीलिंग थी और क्यों थी। ही वाज फीलिंग हंगरी, क्योंकि उसको यानी कि वो भूखा महसूस कर रहा था अपने आप को, यानी कि उसको भूख लगी थी।
बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट ईट एनीथिंग ऑल डे, यानी कि उसने सारा दिन कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए उसको भूख लगी हुई थी। वट वॉज द लिटिल वुमन डूइंग, यानी कि जो छोटी औरत थी वो क्या कर रही थी। वुमन वाज मेकिंग केक, यानी कि जो औरत थी वो रोटियां बना रही थी। केक्स यहाँ पर रोटियों को कहते हैं। वट डिड ही आस्क द वुमेन फॉर, यानी कि उन्होंने सेंट पीटर ने औरत से क्या चीज़ मांगी। तो आंसर आएगा ही आस्क फॉर केक्स, यानी कि उन्होंने रोटियां मांगी। ही आस्क फॉर यानी कि मांगना, केक मतलब रोटी। उसके बाद ये क्वेश्चन है आपकी बुक से, और इन सब के आंसर मैं आपको दिखाता हूँ, एक एक करके सभी के आंसर बताऊंगा आपको। तो छठा क्वेश्चन था, राइट ए करेक्टर स्केच ऑफ संतोष यादव। संतोष यादव का करेक्टर स्केच बताना था। संतोष यादव वाज बोर्न इन ए स्मॉल विलेज ऑफ रेवाड़ी। संतोष यादव जो थी उनका जन्म हुआ था, वाज बोर्न यानी कि जन्म हुआ था, इन ए स्मॉल विलेज एक छोटे से गांव में, रेवाड़ी के, जो कि हरियाणा में है। इवन एज ए चाइल्ड, यानी कि एक बच्चे होने पर भी, सी वाज बोल्ड यानी कि वो निर्भीक थी, यानी कि जब वो छोटी थी तब भी वो निर्भीक थी, यानी कि साहसी थी। बोल्ड का मतलब होता है निर्भीक, साहसी होना। सी वाज ए गर्ल, यानी कि वो लड़की थी। ऑफ ए स्ट्रॉन्ग विल पावर, यानी कि दृढ़ इच्छा वाली, दृढ़ इच्छा शक्ति वाली, यानी कि वो एक ऐसी लड़की थी जिसकी इच्छा शक्ति बहुत ही मजबूत थी। उसके बाद है सी वांटेड टू डू हायर एजुकेशन, यानी कि वो आगे पढ़ना चाहती थी। सी वेंट टू दिल्ली, वो दिल्ली गई। एंड गोट एडमिशन, और एडमिशन लिया इन ए स्कूल, स्कूल के अंदर। अगेंस्ट हर पेरेंट्स विश, यानी कि अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध उन्होंने दिल्ली में एडमिशन लिया आगे की पढ़ाई के लिए। सी कन्विंस्ड हर, कन्विंस्ड मतलब मनाना, हर पेरेंट्स यानी कि उसने अपने माता पिता को मना लिया। टू सेंड हर, कि उसको भेज दें। टू जयपुर, जयपुर के लिए। फॉर ग्रेजुएशन, यानी कि ग्रेजुएशन की शिक्षा प्राप्त करने के लिए। सी इज़ आल्सो क्यूरियस, यानी कि वो क्यूरियस भी थी, जिज्ञासु भी थी। बाय नेचर, यानी कि जन्म से ही, यानी कि वो जिज्ञासु प्रवृत्ति की थी। सी मेट सम माउंटेनर्स, यानी कि वो जो पर्वतारोही होते हैं उनसे मिली। दे इंस्पायर्ड हर, उन्होंने उसको इंस्पायर किया। ज्वाइन माउंटेनियरिंग, यानी कि माउंटेनियरिंग यानी कि पर्वतारोहण के लिए, ज्वाइन करने के लिए। सी इज ए स्ट्रॉन्ग लेडी, यानी कि वो एक मजबूत औरत है। विद ए स्ट्रॉन्ग विल पावर, एक मजबूत इच्छा शक्ति के साथ। सी सक्सीडेड इन द स्केलिंग माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, वो सफल हुई। सक्सीडेड मतलब सफल होना, स्केलिंग मतलब चढ़ने में, माउंट एवरेस्ट पर, ट्वाइस मतलब दो बार, यानी कि वो दो बार माउंट एवरेस्ट पर उन्होंने चढ़ाई की थी, माउंट एवरेस्ट की फतेह किया था, जीता था। 10, इस प्रकार सी सेट ए रिकॉर्ड, इस प्रकार से उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया। एज द ओनली वुमन, केवल इकलौती औरत है। हु हैज़ स्केल्ड द एवरेस्ट ट्वाइस, जिन्होंने दो बार एवरेस्ट के ऊपर विजय प्राप्त की है। सी इज़ कोऑपरेटिव बाय नेचर, यानी कि सह सहयोगी, यानी कि सहयोग करती हैं। बाय नेचर यानी कि प्रकृति, बाय प्राकृतिक, यानी कि वो बचपन से ही दूसरों का सहयोग करती थी। सी यूज टू हेल्प हर फेलो माउंटेनर्स, यूज टू मतलब प्राय, हेल्प मतलब मदद करती थी, फेलो माउंटेनर्स यानी कि अपने साथियों का। इन मैनी वेज, बहुत से तरीक़ों से। संतोष यादव इज़ ए ट्रू इन्वायरमेंटलिस्ट, यानी कि संतोष यादव जो है सच्ची, जो है पर्यावरण को प्रेम करने वाली हैं, यानी कि जो पर्यावरण यानी कि वातावरण को पसंद करता। सी कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 किलोग्राम्स गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज। सी कलेक्टेड यानी कि उन्होंने इकट्ठा किया, एंड ब्रॉट डाउन यानी कि नीचे लेके आई, 500 किलो गार्बेज मतलब कचरा, फ्रॉम द हिमालय यानी कि हिमालय से, यानी कि उन्होंने हिमालय से 500 किलो कचरा जो है नीचे लेके आई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वट वाज जोन्स इलनेस डिड ब्रह्मन मास्टरपीस क्योर हर, यानी कि जॉन्सी की जो इलनेस थी, बीमारी क्या थी, और बर्मन का जो मास्टरपीस था उससे क्या उसका इलाज हुआ। आंसर देखें, जॉन्सी वाज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, जॉन्सी जो थी निमोनिया से पीड़ित थी। सी हैड हाई फीवर, उसको बहुत तेज़ बुखार था। सी हैड अटैच्ड हर लाइफ, उसने अपने जीवन को अटैच कर लिया था। टू द फॉलिंग लीव्स, यानी कि गिरते हुए पत्ते, ऑफ ए आइवरी क्रीपर, ये एक पौधे का नाम है। तो इस पौधे के जो पत्ते गिर रहे थे उससे उसने अपने जीवन को भी अटैच
कर लिया था, जोड़ लिया था। दस सी हैड लॉस्ट ऑल होप ऑफ गेटिंग वेल, इस प्रकार से उन्होंने अच्छा होने की जितनी भी आशाएं थी, होप थी, उम्मीद थी, वो छोड़ दी थी। यानी कि उसने जो है अपने अच्छे होने की उम्मीद छोड़ दी थी। बट द लीफ पेंटेड बाय द ब्राह्मण सर्वाइव्ड द स्टॉर्म ऑफ नाइट। बट मतलब परंतु, द लीफ मतलब पत्ता, पेंटेड जिसको पेंट किया गया था, बाय द ब्राह्मण यानी कि ब्राह्मण के द्वारा, सर्वाइव्ड मतलब वो सर्वाइव करता है, बचा रहता है, द स्टॉर्म मतलब तूफान में, ऑफ नाइट मतलब रात के तूफान में, यानी कि रात को जो तूफान आया था जिसके साथ बारिश आई थी, जो पेंट किया हुआ पत्ता था उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो यूं का यूं रहा। जॉनसी गोट द विल पावर, यानी कि जॉनसी को मिली इच्छा शक्ति, टू लीव जीने की। तो यहाँ पर जो है लीव आएगा जीने की। बिकॉज द लास्ट लीफ डिड नॉट फॉल, क्योंकि जो आखिरी पत्ता था वो नहीं गिरा, ऑफ आइवरी क्रीपर, आइवरी क्रीपर का, इस पौधे का जो है आखिरी पत्ता नहीं गिरा। दिस इस प्रकार ब्राह्मण मास्टरपीस, जो ब्राह्मण का जो मास्टरपीस था, सेव्ड मतलब बचा लेता है जॉनसी के जीवन को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज कलाम से अबाउट द हाउस वेयर ही लिव्ड, यानी कि कलाम जो है अपने घर के बारे में क्या कहते हैं जिसमें वो रहते थे। आंसर देखिए, कलाम हाउस वाज इन ए मॉस्क्यू स्ट्रीट ऑफ रामेश्वरम। कलाम का जो घर था, यानी कि कलाम जी का जो घर था वो मॉस्क्यू में था, मंदिर वाली गली में था, ऑफ रामेश्वर यानी कि रामेश्वरम की, यानी कि मस्जिद वाली गली में था। इट वाज एन सेंट्रल हाउस, यानी कि ये उनका पुश्तैनी घर था। इट वाज क्वाइट ए लार्ज वन, यानी कि ये काफ़ी बड़ा था। इट वाज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी कि 19वीं शताब्दी के मध्य में ये बना था, यानी कि 1950 के आसपास। इट वाज ए पक्का हाउस, यानी कि ये पक्का घर था। इट वाज मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक्स, ये लाइमस्टोन और ब्रिक्स यानी कि ईंटों से बना हुआ था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वर मारियाज स्ट्रगल्स ड्यूरिंग हर स्टे इन द यूनाइटेड स्टेट, यानी कि स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष। मारिया शेरापोवा ने क्या संघर्ष किया अपने यूएस के स्टे के दौरान, यानी कि जब वो यूएस में रहती थी। आंसर देखें, सी वॉज हार्डली 10 years old व्हेन सी वॉज सेंट टू फ्लोरिडा इन द यूएस, यानी कि वो मुश्किल से 10 साल की थी जब उनको फ्लोरिडा यूएस में भेजा गया। सी वॉज सेंट देयर, यानी कि उसको भेजा गया वहाँ, टू गेट ट्रेनिंग, ट्रेनिंग करने के लिए, इन टेनिस मतलब टेनिस की ट्रेनिंग करने के लिए। सी स्टेड देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, वहाँ पर वो लंबे समय तक रुकी। सी हैड टू बियर सेपरेशन फ्रॉम हर मदर, सी हैड टू बियर, हैड टू मतलब मजबूरी को बताने के लिए, उसको सहना पड़ा। सेपरेशन मतलब जुदाई, फ्रॉम हर मदर मतलब अपनी माता से यानी कि उसको अपनी माता से दूर रहना पड़ा। सी मिस्ड हर फादर टेरिबली, मदर टेरिबली, वो अपनी माँ को बहुत ज़्यादा याद करती थी। सी कुड नॉट सी इवन हर फादर ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी कि इस समय के दौरान उसने अपने पिता को भी नहीं देखा। सी वॉज वेरी यंग, वो बहुत छोटी थी। द सीनियर्स इन द ट्रेनिंग कैंप ट्रीटेड हर बैडली, जो सीनियर थे ट्रेनिंग कैंप में वो उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे। ट्रीट मतलब व्यवहार करना, बैडली मतलब बुरा। दे वोक हर अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो उसे सुबह जल्दी उठा देते थे। दे ऑर्डर्ड हर टू क्लीन द रूम, वो उसे आदेश देते थे कि कमरे को साफ करो। बट इट कुड नॉट डिप्रेस हर, यानी कि इससे वो निराश नहीं हुई। सी नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग द गेम, और उसने कभी भी गेम छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट फाइनली किल्स द ट्री। आंसर देखें, वैन द ट्री इज स्नैप्ड आउट, यानी कि जब ट्री को स्नैप्ड आउट किया जाता है, यानी कि खींचकर बाहर निकाला जाता है। इट बिकम्स डिसकलर्ड बाय सन, तो सूरज की वजह से इसका कलर जो है फीका पड़ जाता है, डिसकलर्ड हो जाता है, यानी कि पेड़ को जब उखाड़ दिया जाता है तो वो फीका पड़ जाता है। द ट्री इज अनेबल टू ब्रीथ, यानी कि पेड़ जो है सांस नहीं ले पाता। इट फाइनली गेट्स ड्राइड अप, आखिरकार वो सूख जाता है। आफ्टर बीइंग अपरूटेड, यानी कि उखाड़े जाने के बाद। ऑल दिस फाइनली किल्स द ट्रीज, और इन सभी की वजह से जो है आखिरकार पेड़ जो है मर जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर, यानी कि सेंट पीटर ओल्ड लेडी से किस चीज़ की मांग करता है, क्या मांगता है। व्हाट वाज द लेडीज रिएक्शन, और लेडी की प्रतिक्रिया क्या रहती है। आंसर देखें, सेंट पीटर आस्क द लेडी
ओल्ड लेडी फॉर ए केक, यानी कि सेंट पीटर आस्क मतलब मांगता है ओल्ड लेडी बूढ़ी औरत से, फॉर ए केक यानी कि एक रोटी के लिए, फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक यानी कि जो उन्होंने केक यानी कि रोटियां रखी थी उसका जो स्टोर था यानी कि जो इकट्ठा कर रखी थी वहाँ से उसने एक रोटी मांगी थी। द लेडी वॉज वेरी ग्रीडी, लेडी जो थी बहुत ही लालची थी। सी मेड ए स्मॉल केक फॉर हिम, उसने उसके लिए एक छोटी सी रोटी बनाई। बट इट सीम्स टू हर टू बिग, लेकिन वह भी जो है उसके लिए ऐसी प्रतीत हुई कि वो बड़ी है, टू बी गिवन देने के लिए। इन द एंड अंत में सी मेड ए वेरी स्मॉल एंड थिन केक, यानी कि अंत में उसने बहुत ही छोटी और पतली सी रोटी बनाई। बट सी डिड नॉट गिव इवन दैट केक, यानी कि वो भी उसने उसको नहीं दिया सेंट पीटर को। सी पुट इट ऑन द शेल्फ, और उसको अलमारी के ऊपर रख दिया। अगला क्वेश्चन है व्हाई डज द हैप्पी प्रिंस सेंट ए रूबी फॉर द सीमस्ट्रेस, व्हाट डज द स्वेलो डू इन द सीमस्ट्रेस हाउस। क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है कि क्यों हैप्पी प्रिंस जो है रूबी मतलब मणि भेजता है सीमस्ट्रेस यानी कि दर्जिन को, और व्हाट डज द स्वेलो डू यानी कि जो स्वेलो है यानी कि जो पक्षी है जिसका हिंदी में जिसको अबाबील बोलते हैं, वो दर्जिन के घर क्या करता है। आंसर देखें, द सीमस्ट्रेस इज़ ए वेरी पुअर लेडी, यानी कि जो दर्जिन थी वो बहुत ही गरीब औरत थी। हर सन हैज ए फीवर, उसके बेटे को बुखार है। ही इज़ आस्किंग हीज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस, ही इज़ आस्किंग यानी कि वो मांग रहा है हीज मदर अपनी माँ से, टू गिव मतलब दे, ही मतलब उसे, ऑरेंजेस मतलब संतरे, यानी कि वो अपनी माँ से संतरे मांग रहा है। सी हैज़ नथिंग टू गिव, यानी कि उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। बट रिवर वाटर, केवल नदी का पानी है। द बॉय इज़ क्राइंग, लड़का रो रहा है। सो द हैप्पी प्रिंस सेंड ए रूबी फॉर द सीमस्ट्रेस, सो मतलब इसलिए द हैप्पी प्रिंस जो हैप्पी प्रिंस है, सेंड मतलब भेजता है, रूबी मतलब मणि, फॉर द सीमस्ट्रेस मतलब दर्जन के लिए। द लिटिल स्वेलो यानी कि जो छोटा अबाबील है यानी कि जो पक्षी है, टेक्स ए रूबी, टेक्स द रूबी मतलब लेता है रूबी को, फ्रॉम द पीटर स्वर्ड यानी कि पीटर की तलवार से, जो मणि थी वो पीटर की तलवार में थी वहाँ से उसको लेता है। एंड फ्लाइज अवे, और उड़ जाता है, विद इट मतलब उसके साथ। ही रीचेज द पुअर वूमेंस हाउस, वो गरीब औरत के घर पर पहुँचता है। एंड गोज इन, और अंदर चला जाता है। ही पुट्स द रूबी ऑन द टेबल, पुट मतलब रखना, द रूबी मतलब मणि को, ऑन द टेबल मतलब टेबल पर रख देता है। एंड फ्लाइज, और उड़ता है। अराउंड द बॉयज़ हेड, अराउंड का मतलब चारों तरफ, द बॉयज़ हेड मतलब लड़के के सिर के चारों तरफ। फैनिंग मतलब हवा करते हुए, फैनिंग का मतलब होता है हवा करना, ही मतलब उसे, विद हिज विंग मतलब अपने पंखों के साथ, यानी कि वो अपने पंखों से जो है हवा करता है छोटे बच्ची के सर के चारों तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द ऑथर नोटिस वन संडे ऑन संडे, यानी कि संडे के दिन। ऑथर संडे के दिन क्या चीज़ नोटिस करता है, यानी कि दोपहर को। व्हाट इज़ हीज मदर रिएक्शन, और उसकी माँ की जो है क्या प्रतिक्रिया थी। आंसर देखें, वन संडे यानी कि आफ्टरनून, यानी कि एक संडे की दोपहर। द ऑथर नोटिस यानी कि ऑथर जो है नोटिस करता है स्मोक पोरिंग, स्मोक पोरिंग यानी कि धुआं जो है अंदर आ रहा है, थ्रू द सीम यानी कि किनारों से, ऑफ द सीलिंग मतलब सीलिंग के किनारों से। यानी कि एक संडे की दोपहर को ऑथर नोटिस करता है कि धुआं कमरे की जो सीलिंग थी यानी कि छत, उसकी किनारों से धुआं अंदर आ रहा था। एट फर्स्ट यानी कि शुरुआत में। द मदर कम्स यानी कि माँ आती है, आउट मतलब बाहर, ऑफ द हाउस मतलब घर से, विद हर सन यानी कि अपने बेटे के साथ। यानी कि सबसे पहले उसकी जो माँ है बेटे के साथ घर से बाहर आती है। देन सी रन्स, फिर वो भागती हैं, बैक मतलब वापस, इनटू द हाउस मतलब घर के अंदर, एंड कम्स आउट और बाहर आती हैं, कैरिंग मतलब लिए हुए, ए स्मॉल मेटल बॉक्स यानी कि एक छोटा टीन का डब्बा, फुल ऑफ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जिसके अंदर जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कागजों से भरा हुआ था। देन सी अगेन रन्स बैक, देन मतलब तब, सी अगेन रन्स बैक यानी कि फिर से वापस भागती हैं, इनटू द हाउस घर के अंदर, टू कलेक्ट मतलब इकट्ठा करने के लिए, लाने के लिए, समथिंग अदर मतलब कुछ अन्य चीज़।